Powers can bring positive change, but it's a double-edged sword. मैं बात कर रहा हूं यूएसए की. Bringing positive change in USA make America great again. But the second edge of the sword is working in West Asia, or I will say the Middle East. आपको कभी न कभी मिडिल ईस्ट के बारे में इंस्टेबिलिटी की न्यूज आ ही जाती है, चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर हो, चाहे वो यमन के अंदर रेबेलियन ग्रुप हो, चाहे वो ईरान की न्यूक्लियर डील हो, चाहे फिर इराक को आने वाली गर्मियों के अंदर एनर्जी ना मिलने की वजह से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तपना क्यों ना पड़े. और अगर एक पावरफुल इंसान इन सब चीजों के लिए अकाउंटेबल हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या उस क्या आप उस पावरफुल इंसान को ये कह पाओगे कि ये वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट कर रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ यूएसए की. देखिए ग्राफ, ये मैप देखिए. इस मैप पे आपको नजर आ रहा है, जो ग्रीन पार्ट आप यहाँ देख रहे हो ना, ये एरिया हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन के पास था. धीरे धीरे इजराइल का एरिया इंक्रीज होता है और इजराइल आज इस लेवल पे पहुंच चुका है. सवाल अब ये नहीं है कि इजराइल के साथ क्या हुआ था, उसके बारे में कौन बात करेगा. सवाल अब ये भी नहीं है कि सर कौन सा अच्छा है, ये वाला या ये वाला. सिचुएशन दोनों ही अच्छी है अगर पीसफुल हो तो. सवाल ये है कि हम यहां थे तब भी पीसफुल नहीं थे, और जब हम यहां हैं तब भी हम पीसफुल नहीं हैं. तो ऐसा क्या है वेस्ट एशिया में जिसकी वजह से ये पीसफुलनेस गायब है? चलिए मैं बताता हूं आपको कि यहां पे एक्चुअली क्या है. ये देखिए, एक्चुअली है यहाँ रिसोर्सेस. कहा तो ये जाता है कि जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे स्टेबल, सबसे शांत होता है, लेकिन यहां कुछ उल्टा है. वेस्ट एशिया के पास में वर्ल्ड की 60% ऑयल रिजर्व है. वेस्ट एशिया के पास में वर्ल्ड के 41% गैस रिजर्व है. और इस वजह से बहुत सारे पावरफुल नेशन की इसके ऊपर नजर है, और इसीलिए सब ये चाहते हैं कि यहां से ट्रेड हो, वो पीसफुल हो. लेकिन सवाल ये है, इस पीसफुलनेस के लिए एफर्ट कौन करेगा? क्या यूएस की जो स्ट्रेटेजी आज तक रही है, आपको रियल में लगता है कि वो पीसफुलनेस के लिए थी? क्या आपको लगता है यूएस के जो एफर्ट डाले गए हैं वो लिटरली पीसफुलनेस के लिए थे? चलिए एक एक एफर्ट को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले आता है मिलिट्री इंटरवेंशन एंड रेजिम चेंज. आपने कई बार देखा होगा यूएस बड़ा स्ट्रिक्टली, डायरेक्टली किसी न किसी रेजिम को, खासकर ऐसी रेजिम जो कि डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है, उसको सपोर्ट करता है. और इसकी वजह से क्या होता है? काफी बार आपका वैक्यूम ऑफ पावर देखने को मिलता है. इस वैक्यूम ऑफ पावर की वजह से हमें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं. मेरा सवाल यहां पे ये है कि व्हाट वाज हैपनिंग रिसेंटली इन सीरिया. सीरिया के अंदर क्या हुआ? क्या यूएस सीरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता था? सीरिया छोड़ो, अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लो. अफगानिस्तान में तो बड़े लंबे टाइम तक एफर्ट डाले गए थे. तो फिर वहां यूएस कैसे फेल हो जाता है? एक ऐसा स्टेट जो बहुत पावरफुल है, एक ऐसा स्टेट जो वर्ल्ड पावर को बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो फिर वो क्या एक छोटे से तालिबान के सामने फेल हो सकता है? या फिर वो सीरिया की रेजिम को गिरने से नहीं बचा सकता है? इसके अलावा और एफर्ट की बात करते हैं तो 2001 से 2021 तक जो अफगानिस्तान में हुआ, दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी. इवन व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ इन इराक, वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है. सवाल यहां पे ये आता है कि सम टाइम यूएस कुछ स्टेट्स को अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे इजराइल को सपोर्ट प्रोवाइड करना. यूएस वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सारे वर्क करता है. यूएस का कहना है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर जो हम डोनेट किया करते थे, अब डोनेट करना बंद कर देंगे. यूएस का कहना है कि इवन जो एड से हम पूरे वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिशमेंट करके थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश किया करते थे, वो एड देना अब हम बंद कर देंगे. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अब हम एड नहीं देंगे. लेकिन सवाल ये है कि क्या डिफेंस पे एक्सपेंडिचर भी बंद करेंगे? क्या किसी वॉर को फ्यूल करना भी बंद कर देंगे? इजराइल के साथ में अनकंडीशनल सपोर्ट जो प्रोवाइड की गई, जिसके बाद में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हुए, तो क्या वो ह्यूमैनिटी के हिसाब से एक राइट स्टेप था? आई एम नॉट सेइंग कि इजराइल उनका अलाय है, और इजराइल इवन इंडिया के भी काफी क्लोज है. आई एम सेइंग कि उसके बावजूद भी पीस एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ? उसके बावजूद भी वेस्ट एशिया जो है वो वनरेबल क्यों है? क्या ऐसा है कि यूएस की जो ये वॉर स्ट्रेटेजी है इससे यूएस को ही फायदा होता है? नेचुरली होता ही होगा, क्योंकि इजराइल को भी, यूक्रेन को भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सपोर्ट नहीं दी गई है. सपोर्ट मिली है तो उनके या तो रिजर्व के ऊपर नजर रखते हुए, या फिर अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए. तो मतलब ये हुआ कि उस वॉर के अंदर भी अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं रोटी सेकी जा रही थी. इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी है
कि जो रिसेंट गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, रिसेंट जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई और मोस्टली जो वेपन्स थे वो तो यहीं से आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वेपनाइजेशन करना एक बिजनेस हो गया है, या एक ये डिटरेंस है, या फिर रियल में वेपन्स अपनी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा इवन ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना, देखो ट्रंप की जो पहले वाली टर्म थी उसमें ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए। किस बात के ऊपर? कि ईरान न्यूक्लियर डील से कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील को साइन नहीं करना चाहता। ईरान न्यूक्लियर डील के जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। और ये कह के ट्रंप ने अपने आप को ईरान की न्यूक्लियर डील से बाहर निकाला और ईरान पे सैंक्शन लगा दिए। फ्रॉम दैट टाइम ईरान बिकम हॉस्टाइल। और ईरान ने ही बोला कि अब हम किसी भी लेवल पे प्रेशराइज तरीके से यूएस से बात नहीं करेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आते हैं तो फिर से कहते हैं कि चलिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं आपकी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। क्या ईरान मानेगा? ईरान का साफ साफ जवाब यही था कि आपका जो लेटर हमारे पास मिला है बातचीत के लिए उसमें हम प्रेशर से कभी नहीं मानेंगे, और हम चाहें तो अगले एक वीक के अंदर न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर भी सकते हैं, बट हम पीसफुल न्यूक्लियर पावर चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आर्म्स की सेल। जी हां, आर्म्स की सेल। सऊदी अरेबिया आर्म्स इंपोर्टर में काफी आगे है। और ये आर्म्स आ कहां से रहे हैं? आर्म्स आ रहे हैं आपके यूएसए से। और किसको सपोर्ट किया जा रहा है? इन आर्म्स के थ्रू बेसिकली यमन के अंदर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। लेकिन यमन में तो पीसफुलनेस नहीं आई। तो ये आर्म्स एक्चुअली क्या एक ट्रेड डील का पार्ट थे, या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पार्ट थे? इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या यूएस रियल में इन सब इंस्टेबिलिटीज के लिए अकाउंटेबल है, या फिर मैं ये पूछूं कि क्या यूएस सच में इतना इनकैपेबल है, सच में इतना पावरफुल नहीं है कि किसी कंट्री के अंदर वो 20 साल तक रहे और वहां के जो ग्रुप्स हैं लाइक तालिबान, लाइक हाउदी रेबल्स, और लाइक एनी अदर फोर्सेस मे बी वर्किंग इन यमन, उनको वो कंट्रोल ना कर पाए। ओसामा बिन लादेन जिसको एलिमिनेट किया गया था वो भी तो एक टाइम पे क्रिएट तो यूएस ने ही किया था। पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है उनका सपोर्ट तो इनिशियली शायद यूएस से ही आ रहा था। तो ये जो इंस्टेबिलिटी हो रही है इसके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन करना, अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट करना, अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ज्यादा आगे रखना बजाय कि जेन्युइन पीसफुल एफर्ट के, और सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ तो ये कहते हैं कि ह्यूमंस के लिए तो ये लैंडमार्क है ही, तो ह्यूमन शुड बी द प्रायोरिटी। तो क्या यूएस की हर सपोर्ट की सिस्टम के अंदर ह्यूमन प्रायोरिटी होते हैं? और दोगलापन तो यहां भी आता है कि एक नेशन जो खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, एक नेशन जो खुद न्यूक्लियर पावर पोजेस करता है, वो दूसरे नेशन को न्यूक्लियर पावर को होल्ड करने से मना करता है। तो ये एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है? इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। इंपॉर्टेंट यहां यह भी है कि इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील चलती जा रही है यूएसए की, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ इंडिया को मार्केट की तरह देखना चाहती हैं, या फिर जेन्युइनली इंडिया और यूएस के बीच में एक अच्छे रिलेशन की तरह एस्टेब्लिश हो रही है? शायद हो सकता है कि चाइना को अगर काउंटर ना करना हो तो यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हुए एक मिनट भी देर नहीं लगाएगा। तो एक्चुअल में यूएस का इंटरेस्ट सिर्फ यूएस के ही फेवर में है, वर्ल्ड के फेवर में नहीं है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या यूएस के लगाए गए एफर्ट रियल में जेन्युइन होते हैं, या फिर अपनी खुद की ही रोटियां सेकने की बात की जाती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी बाय ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज से, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल कपिल सर ज्योग्राफी। यू कैन फॉलो मी हियर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।